नमस्कार, पब्लिक इंटरेस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं जगविंदर पटियाल। आज सबसे पहले बड़ी खबरें क्या हैं? आज उत्तराखंड की धामी सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पेश कर दिया और राहुल गांधी ने आरक्षण का दांव चल दिया। कहा अगर सरकार आएगी तो 50% आरक्षण वाली सीमा हटा देंगे। कॉलिंग कार्ड में इंडिया अलायंस का आखिरी दांव दिखाएंगे आपको। मध्य प्रदेश के हरदा इलाके में पटाखा फैक्ट्री में बड़ा ब्लास्ट हुआ, 11 लोगों की मौत हो गई। इंटेंसिटी इतनी ज्यादा थी कि 25 किलोमीटर तक भूकंप के झटके आए। करीब 1 किलोमीटर तक दूर दूर तक पत्थर उछल कर गए। हादसा क्यों हुआ? क्या हमारा देश पटाखों के ढेर पर बैठा हुआ है? सिग्नेचर स्टोरी में यह जानेंगे आज। यूपी की जिला अदालत ने महाभारत काल के लाक्षागृह पर बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने माना पांडवों के लिए लाक्षागृह वजूद में था। जो लोग इसे मजार की जमीन बता रहे हैं वो अब क्या करेंगे? फैक्ट फाइंडिंग में लाक्षागृह के कानूनी प्रमाण दिखाएंगे आपको। पीने वालों को तो पीने का बहाना चाहिए। बिहार में शराब बैन है, लेकिन हाजीपुर में आज ही 94 लाख रुपए की विदेशी शराब पकड़ी गई। तस्करों ने चिप्स और मूंगफली के पैकेट के बीच में छुपाई हुई थी इतनी बड़ी शराब। सोशल प्लेटफॉर्म में शराब बंदी की पोल खोलने वाली तस्वीरें आपको दिखाएंगे। आज बहुत सारी खबरें आपके सामने हैं, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र की क्या बात करनी है? उद्धव ठाकरे के बाद आखिरकार किसे लगा झटका? पब्लिक इंटरेस्ट में आज इंडिया अलायंस की बात भी होगी, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले उद्धव ठाकरे के बाद अब शरद पवार को भी एक बड़ा करारा झटका, एक करंट लगा है। चुनाव आयोग ने पार्टी विवाद पर फैसला दिया। कहा कि अजीत पवार की पार्टी ही असली एनसीपी है, यानी भतीजे वाली। घड़ी का सिंबल अजीत पवार के पास रहेगा। शरद पवार चाहें तो अपनी पार्टी का नाम बाद में तय कर सकते हैं। उन्हें नया नाम सोचने का वक्त दिया गया है। अजीत पवार महाराष्ट्र के डेप्यूटी सीएम हैं। उनके पास 41 विधायक हैं, जबकि शरद पवार के पास सिर्फ 11 विधायक हैं। पिछले साल जुलाई में अजीत पवार एनसीपी से अलग होकर शिंदे सरकार में शामिल हो गए थे। यह बड़ी खबर है। ये शरद पवार को लेकर जिस तरह से महाराष्ट्र की राजनीति में दो बड़े कदम उठाए गए। पहले शरद पवार की पार्टी और उद्धव ठाकरे की पार्टी यानी शिवसेना और एनसीपी के बीच में अलायंस था, लेकिन उस अलायंस के बाद अब क्या हुआ है? जिस तरह से पहले शिवसेना को सिंबल को लेकर झटका लगा था, उसी तरह से अब एनसीपी को भी लोकसभा चुनाव से पहले झटका लग गया है सिंबल को लेकर। अभी तो ऑर्डर आया है, अभी देखेंगे ना, जल्दी का जल्दबाजी किस बात। इस पार्टी का फाउंडर मेंबर और फाउंडर लीडर कौन रहा है? तो एक ही नाम है, उसका नाम है शरद पवार। बच्चा बच्चा इस देश में कश्मीर टू कन्याकुमारी किसी से भी पूछो एनसीपी किसकी है तो शरद पवार का ही नाम लेगा। लेकिन ठीक है, माहौल कुछ और है। अदृश्य शक्ति इस देश में है जो ये सब कर रही है। ठीक है, लड़ लेंगे यार, कौन सी बड़ी बात है। हम लोगों में जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट तो जाएंगे। अगर हम पे अन्याय होगा तो कोर्ट तो जाना ही पड़ेगा ना। कल तक उन्होंने टाइम दिया है, कल तक 3 नाम और 3 सिंबल उनको देने, तो अब कर देंगे कल वो। ये तोड़ मोड़ की जो राजनीति इस देश में चल रही है वो संविधान के बाहर की है। ये जो हो रहा है वो किसी के संविधान के लिए, कि लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। गोपाल शेट्टी हमारे साथ हैं। सर, जो ताजा फैसला आया है इलेक्शन कमीशन का, क्या कहेंगे उस पर? स्वागत करना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला दिया है, इलेक्शन कमीशन एक संवैधानिक पद है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो घटना दिया है उसके मुताबिक वो काम करते हैं। पार्लियामेंट ने उसको मंजूरी दी है, तो इलेक्शन कमीशन ने जो भी निर्णय अजीत पवार गुट के संदर्भ में दिया है उसको हम सब लोगों ने मिलकर स्वागत करना चाहिए। मुझे कोई रत्ती भर भी आश्चर्य नहीं हुआ है। जिस तरीके से केंद्र सरकार दिल्ली दरबार से ये पूरा प्रबंधन हुआ है, नियोजन हुआ है, आज इलेक्शन कमीशन ने उसको पूरा किया है। और मैं ये पूरी जिम्मेदारी से बोल रही हूँ। समाज जो शिवसेना की पार्टी, समाजवादी पार्टी हो, समाजवादी पार्टी के उसमें भी एक निष्कर्ष निकला था। फिर सामने शिवसेना का आया था। शिवसेना में हमने लाखों के संख्या में एफिडेविट दिए थे, पर फिर भी पूरी की पूरी पार्टी और पक्ष का चिन्ह शिवसेना का दे दिया गया था गद्दार गैंग को। इंडिया अलायंस को लेकर वैसे एक झटके की खबर यूपी से भी आ रही है। क्या है ये खबर? जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी एनडीए में शामिल हो सकती है। समाजवादी पार्टी से सीट शेयरिंग को लेकर नाराजगी चल रही थी।
अखिलेश ने जयंत को 7 सीटों का ऑफर भी दिया था, लेकिन यह भी कहा था कि इनमें से 4 सीटों पर हमारा कैंडिडेट उतारा जाए। खबर यह भी है कि एनडीए ने जयंत चौधरी को लोकसभा की 3 सीटें और 1 राज्यसभा की सीट ऑफर कर दी है। 12 तारीख को बागपत में चौधरी चरण सिंह की जयंती पर उनकी प्रतिमा का अनावरण होना है। यहीं से जयंत अपने चुनावी कैंपेन की शुरुआत करने वाले हैं। खबर है कि यह कार्यक्रम अभी टाल दिया गया है। यह बड़ी खबर आ रही है यूपी से। बहरहाल तैयारी तो कांग्रेस भी कर रही है। सब जगह पर लोकसभा चुनाव को देखते हुए एकदम मार मची है पॉलिटिकल पार्टियों में, लेकिन कांग्रेस अदानी और जातीय जनगणना के बाद नया मुद्दा क्या लेकर आई है। झारखंड में राहुल गांधी ने आरक्षण का दायरा बढ़ाने की बात कह दी है। राहुल ने कहा अगर उनका गठबंधन पावर में आया तो आरक्षण की सीमा 50% से ज्यादा कर देंगे। इस बयान पर चर्चा अभी से शुरू हो गई है कि महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग को लेकर नई खबर आ गई। पता चला कि उद्धव की शिवसेना, शरद की एनसीपी और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग फाइनल हो गया। यानी महाराष्ट्र का मसला सुलझाने की कोशिश चल रही है और इसका ऐलान की औपचारिकता बस बाकी है। लेकिन बीजेपी के मिशन 400 के सामने क्या ऑपोजिशन लीडर्स के ये मुद्दे कम तो नहीं पड़ जाएंगे? यूसीसी और राम मंदिर के सामने क्या रिजर्वेशन कार्ड चल पाएगा? महंगाई और बेरोजगारी का क्या होगा? किन मुद्दों को ध्यान में रखकर जनता पोलिंग बूथ पर जा सकती है? एक लिस्ट हमने भी आज तैयार की। चुनाव से पहले यह आपको दिखानी है। ईडी की रेड, राम मंदिर, आरक्षण, जातिगत जनगणना, विकास, महंगाई, बेरोजगारी, करप्शन, तुष्टीकरण। आपकी उंगली, आपका वोट, किसे सत्ता किसे चोट। लोकसभा का चुनाव नजदीक है, आपको ज्यादा परेशानी ना हो, इसीलिए पब्लिक इंटरेस्ट में हमने आपके सामने उन संभावित मुद्दों को रखा है जिनके नाम पर नेता आपके बीच जा रहे हैं, आपसे वोट मांग रहे हैं। बीजेपी का मंत्र सबका साथ सबका विकास का है। देश में कुछ दलों ने हमेशा डर फैलाने की, लोगों में झूठ फैलाने की राजनीति की है। पूरे देश में ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स ऑपोजिशन पर आक्रमण कर रही है। इन इंस्टीट्यूशंस का मिसयूज हो रहा है। उन्होंने यहां कोशिश की, सरकार गिराने की कोशिश की, हमने रोक दिया। तो हम लड़ते रहेंगे। तो क्या वाकई सियासी फायदे के लिए सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल हो रहा है? वैसे जिस वक्त राहुल गांधी झारखंड में मीडिया से बात कर रहे थे, उसी दौरान दिल्ली में केजरीवाल के करीबियों पर ईडी की रेड हो रही थी, शराब के बाद जल बोर्ड घोटाले के नाम पर। ईडी ने सारी स्टेटमेंट्स में फर्जीवाड़ा किया हुआ है। कई ऐसी स्टेटमेंट्स किसी अक्यूज से, किसी सरकारी गवाह से, किसी विटनेस से ली गई। उसके बाद कई विटनेस सामने आए और उन्होंने ये कहा कि उनसे स्टेटमेंट दबावपूर्वक डलवाया गया, लिखवाया गया। 5 समन आ चुके हैं। 5 समन्स में से एक भी इन्होंने अटेंड नहीं किया है। आतिशी मरलेना प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं, वो तमाम इधर उधर की बात जरूर कर रही हैं, लेकिन ये नहीं बता रही कि अरविंद केजरीवाल ईडी के समन के जवाब में ईडी के सामने कौन सी तारीख को कितने समय पर पेश होने जा रहे हैं। चुनाव आता है, जाति आरक्षण का मुद्दा भी देर सवेर नेताओं के पिटारे से निकल ही जाता है। कांग्रेस ने तो ये फॉर्मूला विधानसभा चुनाव में भी इस्तेमाल किया। राहुल रैलियों में जाकर ओबीसी गणना की बात करते थे। अब न्याय यात्रा के दौरान रिजर्वेशन की सीमा बढ़ाने का वादा कर दिया। जाति जनगणना हम लागू कर देंगे। कल तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर आए, उन्होंने मुझे कहा कि तेलंगाना में काम शुरू है।
जहां भी हमारी सरकार है, हम जाति जनगणना कर रहे हैं, 50% का जो कैप लगाया है, आर्टिफिशियल कैप लगाया है, रिजर्वेशन का जो 50% का कैप है, हम उसको खत्म कर देंगे। और आदिवासी जो हैं और दलित जो हैं, उनके रिजर्वेशन को प्रोटेक्ट करके हम पिछड़े वर्ग के लोगों को रिजर्वेशन देंगे। चुनाव है, वादे करने में क्या जाता है, लेकिन अगर ये इतना ही सिंपल होता तो मराठा आरक्षण के लिए जरांगे बार बार अनशन नहीं करते। राजस्थान में जाट गुर्जर रिजर्वेशन के लिए प्रोटेस्ट नहीं होते, क्योंकि 50% वाली अपर लिमिट सुप्रीम कोर्ट ने ही तय की थी। बहरहाल ये अलग बात है कि देश के कई राज्यों में अभी भी 50% से ज्यादा आरक्षण दिया जा रहा है। कांग्रेस के हमारे साथियों को आजकल इस पर बहुत चिंता जताते हैं कि सरकार में ओबीसी कितने लोग हैं, कितने पद पर कहाँ है, उसके हिसाब किताब करते रहते हैं। लेकिन मैं हैरान हूं, उनको इतना सबसे बड़ा ओबीसी नजर नहीं आता है। लोकसभा में प्रधानमंत्री विकास, महंगाई, स्टार्टअप, डिजिटल क्रिएटर पर काफी कुछ कह चुके हैं। आज गोवा में सरकार का विजन बताया। वहीं बिहार में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने 94 लाख रोजगार देने का वादा कर दिया। भारत आज विश्व की सबसे तेज बढ़ती अर्थव्यवस्था है। आज पूरी दुनिया के एक्सपर्ट्स ये मान रहे हैं कि भारत जल्द ही विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। लोग कहते थे 10 लाख नौकरी, अब तो 94 लाख लोगों को रोजगार देने का टारगेट हम लोगों की सरकार ने लिया है। 94 लाख लोगों को हम सीधे रोजगार देने का काम करेंगे। चुनाव से पहले हर ओपिनियन पोल में बेरोजगारी और महंगाई का मुद्दा टॉप पोजीशन पर रहता है। लगता है इस बार भी होगा, लेकिन सवाल है जब जनता वोट देने जाएगी तो दिमाग में क्या होगा? नौकरी, प्रधानमंत्री की छवि या फिर राम मंदिर? चुनाव की अग्नि परीक्षा कौन पास करेगा? सवाल उस आग की तरह हैं जिन्हें तर्क, तथ्य और सत्य के साथ बुझाना जरूरी है, वरना जिज्ञासा की लपटें फैलती जाती हैं। देश चुनाव में जा रहा है, नेता तैयार हैं, प्राथमिकता आपको भी तय करनी चाहिए। इस वित्त वर्ष में पहले 6 महीनों में भारत की जीडीपी दर 7.5% से ज्यादा रही। प्रधानमंत्री का विजन है 2047 तक भारत को विकसित देश बनाना है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी CMIE के मुताबिक देश में बेरोजगारी दर 7.4% है। सरकारी आंकड़े क्या कहते हैं? सरकारी आंकड़े कहते हैं 15 से 29 साल के 10% युवा बेरोजगार हैं। वर्ल्ड बैंक के हिसाब से अगर बेरोजगार 1% बढ़ेगा तो देश का जीडीपी 0.6% बढ़ जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट में अभी तक 9,79,000 पद खाली पड़े हुए हैं। CSDS का सर्वे क्या कहता है? CSDS का सर्वे कहता है 36% लोगों के लिए बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। देश में नवंबर की तुलना में दिसंबर में महंगाई दर भी बढ़ी है। 5.55% से बढ़कर ये 5.69% हो गई है। विपक्ष का आरोप क्या है? विपक्ष का आरोप है सरकार ईडी का बेजा इस्तेमाल कर रही है। सरकार का दावा है कन्विक्शन रेट उसका 96% है। 2004 से 2014 के बीच ईडी ने 112 बार रेड किया अलग अलग जगहों पर। 2014 से 2022 तक 3010 जगह रेड हो चुकी है। वैसे इन सबके बीच तथ्य ये भी है कि 22 जनवरी से अभी तक 30 लाख श्रद्धालु राम मंदिर के दर्शन कर चुके हैं, यानी हर दिन करीब 2.5 लाख। वैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी मोड में हैं। लोकसभा के भाषण में इसकी झलक दिखाई भी दे गई। मोदी कल राज्यसभा में भी बोलेंगे। वैसे जानकारी यह भी है कि मोदी सरकार श्वेत पत्र लाएगी यूपीए सरकार के इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट के खिलाफ, यानी बीजेपी की तैयारी पूरी है। जनता के बीच अपने काम गिनवाएंगे और पुरानी सरकार की बद इंतजामी भी। सवाल है विपक्ष क्या करेगा? क्या अलायंस का अलाइनमेंट चुनाव में पहले ठीक होगा या फिर वोट के लिए नेता अपने हिसाब से मुद्दे तय करते रहेंगे? चुनाव में अभी थोड़ा वक्त है, धीरे धीरे यह भी सामने आ जाएगा।
चुनाव की बात चली है तो आज उत्तराखंड की विधानसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड का विधेयक पेश हो गया। राज्यपाल की मोहर लगते ही यह कानून भी बन जाएगा, जिसके बाद किसी भी धर्म और मजहब को मानने वाले हों, किसी भी जाति से आते हों, महिला हो या पुरुष, उत्तराखंड में रहने वाले हर शख्स के लिए एक ही कानून लागू होगा। लेकिन उत्तराखंड में कानून की शक्ल लेने से पहले समान नागरिक संहिता पर एक बार फिर देश भर में बहस शुरू हो गई। प्रतीक्षा समाप्त हो रही है और आज देवभूमि से समान नागरिक संहिता लागू होने की दिशा में हम आज सदन में इसको प्रस्तुत कर रहे हैं। हम कुरान को मानेंगे, उसकी हिदायत को मानेंगे, क्योंकि उन कानूनों से किसी दूसरे को तकलीफ नहीं है। धामी जी की उत्सुकता समझ में आती है, क्योंकि उन्होंने बहुत चतुराई से अपना भाजपा के अंदर स्थान बनाने के लिए इस यूसीसी का उपयोग किया है। एक देश एक विधान एक संविधान, ये तो भारत में होना चाहिए। उत्तराखंड देश का पहला राज्य होगा जहां आजादी के बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा। लेकिन उत्तराखंड यूसीसी विधेयक में है क्या? नए कानून से लोगों की जिंदगी पर क्या फर्क पड़ेगा? इन मुद्दों पर उत्तराखंड विधानसभा में बहस से पहले ही पूरा विपक्ष यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ लामबंद हो चुका है। ऐसा क्यों है कि चुनाव के पहले ये सारे चीजें करनी है? आप कब बेरोजगारी पर, महंगाई पर, आर्थिक असमानता पर, महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध पर आप कब बातें करिएगा? ये कुछ नहीं है, ये देश को डिस्ट्रैक्ट करने के तरीके हैं और इसमें वो बिल्कुल विफल होंगे। भाजपा फिर से गलत जानकारी फैला रही है। गोवा में ऑलरेडी यूसीसी इम्प्लीमेंटेड है बहुत सालों से, और यूसीसी का मतलब था कि पूरे देश में हो, ना कि एक स्टेट में। तो ये फिर से एक शगुफा लगता है। कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दल यूसीसी को बीजेपी की पोलराइजेशन पॉलिटिक्स बता रहे हैं, लेकिन मुस्लिम समाज से आने वाले एसपी सांसद एसटी हसन साफ साफ कह रहे हैं कि उनके लिए सबसे ऊपर मजहब है। वही हमें कुरान में बताया भी गया है, हम वही करते रहेंगे। आप कानून कितने ही बना लें, हम दूसरे तरीकों से उसको फॉलो करें। कुरान को मानेंगे, उसकी हिदायत को मानेंगे, क्योंकि उन कानूनों से किसी दूसरे को तकलीफ नहीं होगी। लेकिन ये क्यों लाया जा रहा है? पहला सवाल तो यही, लाया क्यों जा रहा है? उत्तराखंड में यूसीसी विधेयक पर बहस के दौरान बीजेपी के तेवर से साफ है कि उत्तराखंड के बाद बीजेपी पूरे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की दिशा में आगे बढ़ने के लिए तैयार है। आदेश भाई, समय आएगा, वो समय आएगा। आपने कहा था धारा 370-35 से हट गई, खून की नदियां बह जाएंगी, एक मच्छर को नुकसान नहीं हुआ। यूनिफॉर्म सिविल कोड से मोटे तौर पर 5 मामलों, शादी, तलाक, उत्तराधिकारी, गुजारा भत्ता और गोद लेने के लिए हर धर्म के व्यक्ति पर एक ही कानून लागू होगा। लेकिन मुस्लिम समाज के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ और शरीयत है। शादी, तलाक, उत्तराधिकारी और गुजारा भत्ता जैसे मामलों में मुसलमान मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत ही काम करते हैं। इसीलिए मुसलमानों को डर है कि यूसीसी लागू होने पर उनके हक छीन लिए जाएंगे। लेकिन ये चलने वाला नहीं, नेचर के खिलाफ नहीं होना चाहिए। इस बिल को वैसे ही कचरे के डिब्बे में डाल देना चाहिए। लेकिन समान नागरिक संहिता को लेकर मुसलमानों के मन में उठ रहे तमाम सवालों के जवाब देने की बजाय मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने यूसीसी के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए कमर कस ली है। जहां तक इस कानून या इस एक्ट का सवाल है, जब इसका मसौदा और इसका ड्राफ्ट हम लोगों के सामने आएगा तो अपनी लीगल टीम उसको स्टडी करेगी और उसके बाद फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन तय किया जाएगा। दूसरी तरफ ऐसे लोग भी हैं जो उत्तराखंड के बाद पूरे देश में सबके लिए एक ही कानून लागू करने की वकालत कर रहे हैं। प्रयास कर रहे हैं कि पहले नंबर पे उत्तराखंड आ गए तो दूसरे नंबर पर राजस्थान आए। मुख्यमंत्री जी खुद इसके बहुत ज़्यादा पक्षधर है। मुख्यमंत्री जी ने हमें डायरेक्शन भी दे दिया, बहुत जल्दी इस पे काम करेंगे। आर्टिकल 370 और राम मंदिर की तरह यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना भी बीजेपी का कोर चुनावी एजेंडा रहा है।
बीजेपी ने उत्तराखंड से इसे लागू करने की शुरुआत कर दी है, लेकिन नागरिकता संशोधन कानून की तरह मुस्लिम समाज की तरफ से समान नागरिक संहिता के खिलाफ विरोध की आवाजें उठ रही हैं। इसीलिए मुस्लिम समाज को भरोसे में लेना भी बहुत जरूरी है कि यूसीसी से होने वाले बदलाव से उनके हक पर कोई संकट नहीं आने वाला। मौका कोई भी हो, जश्न जरूर होता है और पटाखे भी हमारे देश में खूब चलते हैं, क्योंकि देश आतिशबाजी कल्चर को फॉलो करता है। चाहे किसी की शादी हो, कोई नेता चुनाव जीत कर आए, कहीं रैली हो या फिर कोई भी रोड शो हो, पटाखे नहीं चले तो जश्न फीका लगता है। डिमांड साल भर रहती है, इसीलिए पटाखे अवैध तरीके से भी बनाए जाते हैं और हादसे भी इसीलिए होते हैं। जैसे आज मध्य प्रदेश के हरदा में हुआ। अवैध पटाखा फैक्ट्री में हुए सिलसिलेवार धमाकों के बाद क्या क्या हुआ, अब तक पहले आपको सारे बड़े अपडेट बता देते हैं। हादसे में मरने वालों का आंकड़ा अब तक 11 हो गया है। 174 घायलों को हरदा के जिला अस्पताल से रेफर किया गया है। 34 लोगों की हालत बेहद नाजुक है, इन्हें भोपाल रेफर कर दिया गया है। रेस्क्यू अब भी चल रहा है। 5 पोकलेन मशीन और 4 जेसीबी मशीनें मलबा हटाने में लगी हुई हैं। फायर ब्रिगेड की 40 से ज्यादा गाड़ियां आग बुझाने के लिए पहुंची थी, वो ये काम कर रही हैं। अब तक आग पूरी तरह बुझी नहीं है। सीएम मोहन यादव कल हादसे वाली जगह पर फिर पहुंचेंगे। हादसे की जांच के आदेश सरकार ने दे दिए हैं। मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए और घायलों को 2-2 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया गया है। हरदा अवैध बारूद का कब्रिस्तान बना कैसे और धमाकों ने तबाही मचाई कैसे? तकरीबन यहाँ पर अभी 100 से ऊपर लोगों को यहाँ पे लाया गया है। हम तो काम कर रहे थे, वहाँ पर अचानक से एक ब्लास्ट हुआ जिससे बहुत तेज आवाज आई। मध्य प्रदेश का हरदा आखिर किसकी गलती से बना मिनी गाजा? 15 टन विस्फोटक से हरदा की जमीन कितने किलोमीटर तक दहली? अरे भाई कुछ खाने के रास्ते बंद हैं। ब्लास्ट के पत्थर कितने किलोमीटर दूर तक बुलेट की रफ्तार से गए? गिनती आती है तो गिनिए साहब, आवाज सुनाई देती है तो सुनिए। लापरवाही की चिंगारी उठी, पूरा गांव जल गया। पटाखे फटते रहे, लाशें गिरती रही, घर जलते रहे, चीख पुकार हाहाकार मचता रहा। जान बचाने की जुगत में कोई इधर भागा, कोई उधर भागा। भागम भाग में कई अभागे बेमौत मारे गए। हरदा में धमाके रुके नहीं, थमे नहीं। ऐसा लग रहा था आसमान से बम बारूद की बौछार हो गई। हरदा के सरकारी अस्पताल में जिंदगी मौत से जंग लड़ती ये रुखसाना बानो है। बैरागढ़ की अवैध पटाखा फैक्ट्री में वर्कर है। ब्लास्ट के वक्त कितने लोग फैक्ट्री में थे और बानो की जान आखिर बची कैसे? उस वक्त हालात क्या थे? हम तो काम कर रहे थे, वहाँ पर अचानक से एक ब्लास्ट हुआ जिससे बहुत तेज आवाज आई, तो हम लोग सब लोग भागने लगे। हम लोग भागते भागते मतलब फैक्ट्री से बाहर आ गए थे, करीबन 1 किलोमीटर दूर। वहाँ तक हम पहुँचे तो बहुत सारे बच्चे मरे हुए गेहूं में पड़े थे, बहुत सारे लोग जले हुए पड़े थे, बहुत सारी आग लग रही थी। मंगलवार सुबह तकरीबन 11 बजे की बात है। हरदा के मरगदा रोड पर सटा हुआ है गांव बैरागढ़। घनी आबादी वाला इलाका है। यहाँ सालों से चल रही अवैध पटाखा फैक्ट्री में अचानक जोरदार धमाके होने लगे। आसमान में आग की लपटें उठी, धुएं का गुबार दिखा। कई किलोमीटर जमीन कांपी। ब्लास्ट से निकले पत्थर कई किलोमीटर दूर तक गोली बनकर राहगीरों को लगे। जो जहां था वहीं ढेर हो गया। मंजर देखिए, सड़कों पर पत्थर बिखरे हुए हैं, टूटी फूटी मोटरसाइकिल का ढेर लगा है। ये असगर अली है। पत्थर इन्हें भी लगा, लेकिन कैसे? झूले के ऊपर पुताई कर रहा था, जैसे ही एक विस्फोट हुआ। विस्फोट होने के बाद मैं वापस झूले पे ऊपर चढ़ा और हम लोग मकान के बाहर निकले। मकान के बाहर निकलने के बाद
जैसे ही एकदम से फिर दूसरी बार विस्फोट हुआ तो हम वहीं गिर के बेहोश हो गए और हमारे सर में भी पत्थर लगा, या हाथ तो पूरे घिसड़ा गए, गाड़ी का टायर वायर सब फट गया। धमाके फिर भी नहीं रुके, हालात बिगड़ते गए, सिस्टम के होश उड़े, सूबे में इमरजेंसी जैसे हालात दिखे, सड़कों पर सायरन बजाती एम्बुलेंस तुरंत दौड़ने लगी, पूरा गांव चीख पुकार से कांपता रहा। हालात कंट्रोल से बाहर जाते दिखे तो सीएम मोहन यादव ने भोपाल में मीटिंग बुलाई, मंत्रियों को तुरंत मौके पर भेजा, सब बेअसर रहा तो सेना को बुलाया गया, मरने वालों और घायलों के जख्मों पर मुआवजे का मरहम लगा दिया गया। जिनके घर में ये घटना घटी है या जिनकी मृत्यु हुई है, उनको परिवार को लगभग 4 लाख रुपए प्रति परिवार उसमें देने की हमने घोषणा की है। हादसा हुआ कैसे, किसकी गलती से हुआ, जिम्मेदार है कौन, कौन जवाब देगा? धमाकों का ठीकरा मोहन सरकार के सिर फोड़ा जा रहा है, सियासत की भट्टी सुलगती है और कई परिवारों के आशियाने भी। फैक्ट्री से सटे गांव में हालात कैसे हैं, वहां कितनी तबाही मची, कितनों के घर जलकर राख हुए, इसकी पड़ताल में पब्लिक इंटरेस्ट की टीम गांव में पहुंची, लेकिन हमें गांव के मुहाने पर ही बारूद का गोदाम मिल गया। इस तरह से यहाँ पर काम चलता था, गोदामों में बड़ा बड़ा, और ये जस्ट पूरे यहाँ पर रहवासी लोग इलाका है, यहाँ पर मजदूर रहते थे। हमारे प्रशासन को सोचना चाहिए जब दारू की दुकान के लिए कि उन्ना वाला यार मंदिर मस्जिद के सामने नहीं होना चाहिए, इतना बड़ा यानी बारूद का गोदाम आज शहर के मध्य में 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर धमाके की आवाज सुनी गई। चश्मदीदों के दावे चौंकाने वाले हैं। हम आगे बढ़े, ये संतोष कुमार का घर है, भरा पूरा परिवार धमाके से उजड़ गया। ये किस्मत को नहीं, लापरवाह सिस्टम को कोसते हैं। कहते हैं किसी ने शिकायत सुनी होती तो कई घर आज बर्बाद होने से बच जाते। हम काम पे गए थे, हमारे घर के लोग यहीं थे सब, तो भगे धमाके में, पहले धमाके में ही भग लिए सबके सब। सर हमने तो कोई शिकायत क्या करे, वो कोई सुनवाई नहीं होती थी, तो हमने शिकायत करे नहीं, मोहल्ले वाले ने शिकायत करी लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती थी। हरदा में हमें एक और लाचार पिता मिले, पूछने पर भी नाम तो नहीं बताया, लेकिन ये जरूर बता दिया कि धमाकों ने उनका परिवार उजाड़ दिया। और एक लड़का नहीं मिल रहा, छोटा वाला। क्या हो गया था? वो रोटी देने आया था और जैसे ही वो रोटी रखा है और भागा, जैसे ही पीछे से लगने लगती। तो आप कैसे निकले वहाँ से, कैसे निकाला? के निकले थे, हम सोचा था वो भी भागा, वो हमारे आगे भागा, पर वो दिखा ही नहीं। 150-200 लोग हैं। इस पिता का क्या कसूर, बानो और असगर अली की क्या खता? ये मजदूर है हुजूर, पेट पालने के लिए मजदूरी करना इनकी मजबूरी है। जहाँ काम मिलेगा वहाँ करेंगे, पैसा कमाएंगे, चूल्हा जलाएंगे, बच्चों का पेट भरेंगे और उन्हें पढ़ाएंगे लिखाएंगे, ताकि बच्चों को वो ना करना पड़े जो ताउम्र इन्होंने किया। अब चाहे जितनी मर्जी सतर्कता दिखा लीजिए, वो लौटकर नहीं आएंगे, आप भूल जाएंगे, लेकिन जिन्होंने अपनों को खोया है वो सारी उम्र अपने गम में आंसू बहाएंगे। बैरागढ़ पटाखा फैक्ट्री में धमाके इतने जोरदार हुए कि 25 किलोमीटर तक भूकंप जैसे झटके महसूस किए गए। धमाकों की आवाज हरदा से 40 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। ब्लास्ट के वक्त अवैध पटाखा फैक्ट्री में 15 टन विस्फोटक सामग्री मौजूद थी। ब्लास्ट से 800 मीटर तक पत्थर उछले, रेंज ज्यादा थी, इसलिए बड़ा नुकसान हुआ। बैरागढ़ गांव में 10 साल से अवैध फैक्ट्री चल रही थी, ये जो पटाखे बना रही थी। हादसे के वक्त फैक्ट्री में 300 से ज्यादा मजदूर काम भी कर रहे थे। धमाकों की जद में आकर करीब 25 बाइक और 15 गाड़ियां भी बुरी तरह डैमेज हो गई। यह हालात तब है जब सुप्रीम कोर्ट की पटाखों को लेकर सख्त गाइडलाइंस है। पहला सबसे बड़ा सवाल ये जो सबके जहन में आ रहा होगा, भारत में अवैध बारूद वाले कब्रिस्तान पर लगाम आखिर कब कसी जाएगी? मौत के अवैध बारूद चैम्बर का लाइसेंस देता कौन है? सवाल यह भी है कि क्या देश अवैध बारूद के ढेर पर बैठा हुआ है? वैसे हादसे क्यों होते हैं? ऐसे हादसों को रोका नहीं जा सकता और इन्हें रोकने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है? पटाखा फैक्ट्री के लिए कम से कम 1 एकड़ जमीन होनी चाहिए जो कायदे से लाइसेंस जारी करने के लिए जरूरी होती है। पटाखा फैक्ट्री के आसपास कोई रिहायशी इलाका नहीं होना चाहिए। फायर डिपार्टमेंट और संबंधित थाने से एनओसी के बाद ही फैक्ट्री को संचालित किया जा सकता है, वैसे नहीं होता। नियमों की अनदेखी की वजह से देश में कब कब कितने बड़े हादसे हुए और कितने लोगों की इन हादसों में जान गई। 2022 के दौरान 60 पटाखा फैक्ट्री में आग लगी,
66 लोगों की इसमें जान चलेगी। 21 में क्या हुआ, 64 हादसे हुए और 96 लोगों की उसमें मौत हो गई। 2020 में 9 हादसों में 13 लोगों की जान गई और 19 में 33 लोगों ने इसमें जान गंवाई। अब सवाल 2018 का कर लेते हैं। 71 लोग इस दौरान भी मारे गए। पिछले 5 सालों में अगर हम इस सारे आंकड़े को जोड़ लें तो 211 हादसों में 279 लोगों की जान जा चुकी है। अवैध पटाखा बनाने पर देश में कानून कड़ा है। एक्सप्लोसिव एक्ट 1884 की धारा 9B के मुताबिक अवैध पटाखा फैक्ट्री चलाने पर 3 साल की जेल और जुर्माने का प्रावधान किया गया है। दोनों भी हो सकते हैं। पटाखा निर्माण में तमिलनाडु देश में पहले नंबर पर है। यहीं से 80% जो पटाखे हैं वो देश विदेश में सप्लाई किए जाते हैं। एक सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक पटाखा फैक्ट्री के काम करने वाले 92% मजदूरों को पटाखा बनाने की ट्रेनिंग ही नहीं दी जाती। आते हैं और सीधा काम पे लगा दिए जाते हैं, जबकि 97% मजदूरों को सिक्योरिटी किट जैसी सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं। यह हाल तब है जब भारत पटाखा मार्केट में 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई करता है। ऐसे में सिर्फ नियम बनाने से नहीं बल्कि उन्हें कड़ाई से लागू करने की बहुत जरूरत है ताकि हरदा जैसे हादसे दोबारा ना हो। ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर कोर्ट में चल रहे केस के बीच अब महाभारत काल का लाक्षागृह भी चर्चा में आ गया है। आप सोचेंगे कैसे? यूपी के बागपत की कोर्ट ने लाक्षागृह पर जो फैसला सुनाया उसके बाद क्या हिंदू पक्ष के दावे पर मोहर लग गई है? 53 साल बाद इस फैसले के क्या मायने हैं? क्या बागपत के बरनावा गांव में बना लाक्षागृह वाकई ही 5000 साल पुराना है? क्या पांडव इसी लाक्षागृह से अपनी जान बचाकर भागे थे? बाकी मामलों की तरह क्या अब मुस्लिम पक्ष लाक्षागृह मामले में भी ऊपरी अदालत का रुख करेगा? कुछ ही झूठ बोल दो, मजार है वो, और वो इसमें कुएं में पत्थर भी है लगा हुआ, वो इसका ही है, क्या कहते हैं, बजरुद्दीन का लगाया बस। मार्ग में जो कांटे थे वो सब निकल गए हैं। अब मार्ग बिल्कुल स्वच्छ है, साफ है। दिल्ली से महज 90 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश का बागपत जिला अचानक सुर्खियों में आ गया। कारण है बागपत जिले में हिंडन नदी के पास बसे बरनावा गांव का लाक्षागृह। गुंबदनुमा इमारत, सुरंग, नक्काशी और तमाम सबूतों के आधार पर बागपत की कोर्ट ने इस इमारत को लाक्षागृह घोषित कर दिया है। अदालत का फैसला आने के बाद लाक्षागृह की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तिरपन साल से हिंदू और मुस्लिम पक्ष के बीच लाक्षागृह को लेकर कानूनी लड़ाई चल रही है। साल 1970 में मेरठ में लाक्षागृह और दरगाह को लेकर याचिका दाखिल की गई थी। साल 1997 में यह केस बागपत ट्रांसफर कर दिया गया। मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट में लाक्षागृह को शेख बदरुद्दीन की दरगाह बताया था। लाक्षागृह दरगाह विवाद करीब 100 बीघा जमीन से जुड़ा है और यह विवादित जमीन उत्तर प्रदेश वक्फ बोर्ड के नाम पर दर्ज है। हिंदू पक्ष ने यह दावा किया था कि 5000 साल पुराना ये वही लाक्षागृह है जिसमें पांडवों को जिंदा जलाने की कोशिश की गई थी। मार्ग में जो कांटे थे वो सब निकल गए हैं। अब मार्ग बिल्कुल स्वच्छ है, साफ है। कुछ करने की इच्छा जो मन में थी उसको हम अच्छी प्रकार से कर सकते हैं। जो यहाँ के आसपास के गांव हैं ये सब में बहुत प्रसन्नता है, खुशी है। हिंदू पक्ष का यह दावा भी था कि यहाँ महाभारत काल की सुरंगें और पौराणिक दीवारें मिली हैं। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद दरगाह और कब्रिस्तान के दावे को अदालत ने खारिज कर दिया। अत्यंत उत्साह हुआ है, उमंग हुआ है और निर्भयता हुई है। हम सत्य के साथ हैं और सत्य के साथ हमारे माननीय जो न्यायाधीश थे शिवम द्विवेदी जी ने ये बहुत ऐतिहासिक फैसला दिया। बागपत कोर्ट के फैसले का आधार आर्कियोलॉजिस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट और राजस्व विभाग के दस्तावेज रहे।
हिंदू पक्ष इसे अपनी जीत मान रहा है, लेकिन मुस्लिम पक्ष भी पीछे हटने को तैयार नहीं। वो जो सरकारी कागजों में सब दरगाह है, कब्रिस्तान है, वक्फ प्रॉपर्टी है, वो सब सरकारी कागजों में दर्जात है। जिसने वे खुदवाई थी, भीषण था वो फकीर, वो फौज में से आया था, भाग के यहाँ रहने लगा था। बागपत के बरनावा गांव में जिस जगह को लेकर विवाद है, पब्लिक इंटरेस्ट की टीम वहां पहुंची, दोनों पक्षों से बात की, लेकिन जितने लोग उतनी ही बातें। लाक्षागृह की भूमि पर क्या क्या उपक्रम चलते थे, क्या क्या यहाँ पर कार्य होते थे। एक तरफ कहते हैं कि शास्त्र की विद्या दी जाती थी और दूसरी तरफ शस्त्र की। इसी पर हम बात कर लेते हैं। यहाँ के प्राचार्य हैं अरविंद कुमार शास्त्री जी। शास्त्री जी, आपसे जानना चाहूंगा थोड़ा सा यहाँ के बारे में, क्या था यहाँ पर? यहाँ प्राचीन काल में यज्ञशालाएं थी। जो कुंडी, ऊपर जो कुंडी वहां पर दिखाई दे रही है, थोड़ा सा उसके मैं मानता हूं, आप भी मान लो कि हो सकता, हम मान लिया कि ये दावा करते हैं मुस्लिम पक्ष के लोग, मैं मानता हूं कि चलो ये मुस्लिम का था। क्या किसी भी मस्जिद में ये कुंडा लटकने वाला कहीं है? हम हर पहलू को समझना चाहते थे, इसीलिए सुरंगनुमा रास्तों से होते हुए पब्लिक इंटरेस्ट की टीम आगे बढ़ी। दावा तो यह भी किया गया है कि लाक्षागृह की वो सुरंग आज भी मौजूद है, जिससे होते हुए पांडव अपनी जान बचाकर निकले थे। मैं इस वक्त बागपत के बरनावा के लाक्षागृह की उसी सुरंग में हूं कि जहां से पांडव बचकर जिंदा निकले थे। 5000 साल पुराना इस गुफा का इतिहास है। जो दुर्योधन की जो साजिश थी वो नाकाम हो गई थी। पांडव इसी रास्ते से, आप ये देखिए कि गुफा है, कई किलोमीटर जो गहरी गुफा है वो यहां पर बताई जाती है। अब मुस्लिम पक्ष ऊपरी अदालत में जाने की तैयारी कर रहा है, लेकिन हिंदू पक्ष का फोकस लाक्षागृह के विकास पर है। मुस्लिम पक्ष को बागपत कोर्ट का फैसला मंजूर नहीं है, मतलब लाक्षागृह की लड़ाई लंबी चल सकती है। 20 साल से इतिहासकार भी लाक्षागृह पर नजर बनाए हुए हैं। दावा है साल 2018 में यहां खुदाई के दौरान महाभारत काल की सभ्यता के प्रमाण मिले थे और ये प्रमाण कौरवों की राजधानी हस्तिनापुर से मेल खाते थे। फिलहाल इस परिसर में आम लोगों की एंट्री को रोक दिया गया है। अच्छा, आज फिर आपसे पेटीएम की बात करनी है, क्योंकि पेटीएम से करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं। कोई इसका ई वॉलेट इस्तेमाल करते हैं तो कोई पेटीएम बैंक का इस्तेमाल करता है। अलग अलग तरह से इसके ग्राहक बने हुए हैं, तो कोई एप्लीकेशन के जरिए भी जो सुविधाएं मिलती हैं उनका इस्तेमाल करता है। जितने लोग उतने ही सवाल। पेटीएम शेयर में भी लोगों का पैसा डूब गया। हालांकि पिछले 3-4 दिनों में 45% से ज्यादा की गिरावट के बाद आज पेटीएम शेयर में 3% से ज्यादा की बढ़ोतरी देखी गई। फिलहाल पेटीएम शेयर 551 रुपए से ज्यादा पर है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि बढ़ोतरी कितने दिन जारी रहेगी। आज खबर यह भी आई थी कि मुकेश अंबानी की कंपनी जियो पेटीएम वॉलेट का अधिग्रहण कर सकती है। हालांकि बाद में जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ने पेटीएम को सहारा देने से मना कर दिया। मर्चेंट यानी पेटीएम से जुड़े दुकानदारों को भी टेंशन है। पेटीएम पर संकट के बाद क्या दुकानदारों ने दूसरा ऑप्शन ढूंढना शुरू कर दिया है? क्या दुकानदार पेटीएम की QR कोड जैसी सुविधाएं इस्तेमाल कर पा रहे हैं? ये तमाम सवाल है। अब डर क्या होता है, पेटीएम बंद रहा तो हमारे ग्राहक भाग जाएंगे यहाँ से। बंद नहीं होनी चाहिए उनके। ये जो पेटीएम बंद नहीं होनी चाहिए, चलनी चाहिए तो अच्छा काम है, क्योंकि वो ऑनलाइन पैसा पेमेंट डलता खाते में जाता है अपने। उतना आइडिया नहीं है, बट बिकॉज बहुत सारे वॉलेट्स है अभी मार्केट में, सो इतना डिफरेंस नहीं होता है। पीपल विल मूव टू जीपे या फिर कोई अदर कंपेटिटर्स। हर जगह पेटीएम ही चल रहा था, तो लोगों को आदत लग गई पेटीएम की। अभी अचानक में पेटीएम बंद होने से लोगों को अभी पता नहीं चल रहा कि भाई कौन सा प्लेटफॉर्म यूज़ करें। डेफिनेटली अभी हो सकता है उसमें वॉलेट में पैसे डालना है या कल को उसको भी बंद कर दे सर्विसेज में, तो एक फेयर है माइंड में। पेटीएम के अधिकारी रिजर्व बैंक से बातचीत कर रहे हैं। कंपनी अब RBI निर्देशों का पालन करने के लिए भी तैयार है, लेकिन आपके मन में सवाल बहुत सारे होंगे। पेटीएम यूजर्स की कंफ्यूजन दूर करने के लिए हमने फाइनेंशियल एक्सपर्ट से बात की। आपकी सारी शंका हम दूर करने जा रहे हैं।
लेकिन सबसे पहले बता दूं कि आपने घबराना बिल्कुल नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है घबराने की। आपको पेटीएम बैंक में जमा आपका पैसा कहीं जाने वाला नहीं। डिपॉजिटर्स हैं जिनका पेटीएम वैलेट में या पेटीएम पेमेंट बैंक में जो पैसा डिपॉजिट है वो उसके ऊपर कोई असर नहीं होगा। आरबीआई ने बिल्कुल ये क्लियर किया है कि जब तक आपका बैलेंस है, जब तक आप इस वैलेट को भी यूज़ कर सकते हैं और पेमेंट बैंक के थ्रू आप उसमें उसका भी यूसेज कर सकते हैं। आप इसको वैलेट को टॉप अप नहीं कर सकते हैं पेमेंट बैंक के थ्रू और कोई दूसरा नया डिपॉजिट नहीं कर सकते हैं। और जो डेडलाइन दी हुई है वो फरवरी 29 की दी हुई है, लेकिन अगर उसके बाद भी बैलेंस बचता है तो उसके बाद भी उसका यूज़ हो पाएगा। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि जो डिपॉजिटर्स हैं उनके इंटरेस्ट का पूरा ख्याल रखा गया है। डिपॉजिटर्स का पैसा कहीं नहीं फंसने वाला है। रिजर्व बैंक ने ये बिल्कुल साफ तौर पर कहा है कि हम उनके हित का पूरा ख्याल रख रहे हैं 29 फरवरी तक, और उसके बाद भी अगर बैलेंस बचता है तो उस पैसे का तमाम तरह का जो इस्तेमाल पहले होता आया है वो रहेगा। कतई कोई परेशानी नहीं आने वाली है, क्योंकि जो पेटीएम वैलेट है वो तो खाली एक ऑप्शन है। हमारे पास पेमेंट के दुनिया भर के ऑप्शंस हैं। आज फास्टैग काम करेगा, क्योंकि फास्टैग का एक अलग सिस्टम होता है काम करने का, उसमें पैसे को टॉप अप करना होता है। जो आप पैसा टॉप अप कर चुके हैं वो जब तक वो एग्जॉस्ट नहीं होता, जब तक वो फास्टैग काम करेगा, और जब आपका बैलेंस खत्म हो जाए तो आपको उसको टॉप अप करने के बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे विकल्प हैं जिनके माध्यम से आप इसको टॉप अप कर पाएंगे। देखिए, जब इस तरह की बात होती है तो शेयर बाजार में तो उसका स्वाभाविक है कि उसका प्रभाव बहुत नेगेटिव पड़ता है, शेयर होल्डर्स को काफ़ी नुकसान भी हो रहा है। तो उसके लिए तो ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, जो नुकसान होना है होना, लेकिन जो कंप्लायंस है वो बहुत ज़रूरी है। तो पेटीएम को ये समझना चाहिए था कि आप रूल्स के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। वैसे सूत्रों के हवाले से खबर यह भी है कि पेटीएम फाउंडर विजय शेखर शर्मा ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की है। सरकार या उससे जुड़ी कोई भी संस्था अगर कोई भी बड़ा फैसला लेती है तो लोगों के हित को ध्यान में रखकर ही लिया जाता है। इसीलिए पेटीएम पर एक्शन से पहले आरबीआई ने जरूर कोई सॉलिड प्लान बनाया होगा। अच्छा, तस्करी के किस्से तो आपने बहुत सुने होंगे, लेकिन क्या कभी ये सुना है कि चखने में छिपाकर शराब की तस्करी हो रही थी? चौंकाने वाली खबर बिहार के हाजीपुर से है। यहां पुलिस ने शराब तस्करों से 94 लाख की अवैध शराब जब्त की है। खास बात क्या है इसमें? पुलिस को चकमा देने के लिए विदेशी ब्रांड की शराब को चिप्स और नमकीन के 945 डिब्बों में छिपाकर तस्करी की जा रही थी उसकी। दरअसल हाजीपुर पुलिस को इनपुट मिला था कि तस्कर एक ट्रक में शराब की बड़ी खेप लेकर आ रहे हैं। पुलिस ने नाकेबंदी कर ली, ट्रक की तलाशी ली गई तो पूरे मामले का पर्दाफाश हुआ। एक और बात, पुलिस जैसे ही ट्रक और 2 तस्करों को पकड़कर थाने लाई, गांव वाले ट्रक में लदे नमकीन और चिप्स के पैकेट ले उड़े। बरामदी हुआ कि सूचना मिला कि नाइकर एरिया में कुछ शराब कारोबारी अपने शराब बेचने के फिराक में लगे हुए हैं। और इसके जो छापामारी किए, एयरजेट का सहयोग हुआ, ये लोग भी आए अपना। लगभग 940 या 45 आसपास काउंटिंग हम लोग कर रहे हैं अभी। जी 45 यही आसपास में हुआ है। बिहार ड्राई स्टेट है। 2016 में यहां शराब बिक्री पर बैन लगा था। शराब बैन जरूर हुई, लेकिन अवैध तरीके से बिक्री बंद नहीं हुई। एक रिपोर्ट बताती है कि 2022 तक बिहार में शराब तस्करी के 6 लाख केस दर्ज हो चुके हैं और करीब 2.5 करोड़ लीटर अवैध शराब अब तक पकड़ी जा चुकी है। सवाल है कि सख्त नियम होने पर भी बिहार में शराब माफिया बेलगाम क्यों है? सरकार को सोचना चाहिए इस पर, और आपके इंटरेस्ट में भी हम इस तरह की खबरें हमेशा लाते रहेंगे। अब पब्लिक इंटरेस्ट में आपके वो कमेंट्स जो आपने हमें कल के शो के बाद भेजे हैं, तुरंत उन पर नजर डाल लेते हैं। विक्की गुरु क्या लिखते हैं? अधिकारी की गलती नहीं है, सीबीआई, ईडी सभी अधिकारी खुद नेताओं से परेशान है। ये जो रेट्स वाली खबरें चल रही हैं उस पर कमेंट किया है विक्की ने। आगे क्या है जी? एमके लिखते हैं, चाणक्य नीति, जब साफ साफ दिख रहा था कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का साझा उम्मीदवार जीतेगा तो बीजेपी को उम्मीदवार खड़ा क्यों करना पड़ा? क्या बीजेपी की जीत की कोई संभावना थी? सिर्फ जीत के लिए इनवैलिड वोट
ही आधार बन सकता था, यही चाणक्य नीति हुई। चंडीगढ़ के मेयर चुनाव को लेकर लिख रहे हैं। सुल्तान के लिखते हैं आगे, वाई बीजेपी नॉट प्रोवाइडिंग रेलवे कंसेशन फॉर सीनियर सिटीजन, मैटर मस्ट बी रेज्ड वी सीरियसली, होप यू विल अंडरस्टैंड द सेम एंड हेल्प सीनियर सिटीजन। सुल्तान जी बिल्कुल करेंगे, सरकार भी सीनियर सिटीजन्स की मदद करेगी, लेकिन अब मेरे जाने का वक्त हो गया है और शरीन मोदी फैक्टर लेकर हाजिर हो चुकी हैं। अब मेरी आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे पब्लिक इंटरेस्ट में, लेकिन कमेंट्स ज़रूर भेजते रहिए। शुभ रात्रि।